हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से, एकदम याद से ना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो कोई लाइव क्लास हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, कोई लाइव अपडेट हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड से सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट करें। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर अब हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, ठीक है, विच इज बर्नौलीज थ्योरम। एंड इसी के साथ साथ एक और बहुत ही तगड़ा इक्वेशन जो कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जिसको पता है उसको पता है, इस चैप्टर के अंदर ये दो चीजें जो है ना, ये तो मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि किसी भी तरह के एग्जाम में, कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स हो, स्कूल वाले एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम में कोई भी पेपर सेट करने वाला इन दो तरह के क्वेश्चंस को तो मिस नहीं करेगा। ये तो आना ही आना होता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये छपे हुए सवाल पर छपा हुआ वीडियो। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आपको लेकर के आते हैं इसके पहले एंट्री स्लाइड के ऊपर। ठीक है, तो एंट्री स्लाइड जो है ना वो है बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये लेक्चर का फ्लो कैसा होने वाला है पहले हम पढ़ने वाले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अमाउंट ऑफ एनर्जीज। ठीक है, मतलब टाइप्स ऑफ एनर्जीज, प्रेशर एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट मास पढ़ेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम पढ़ेंगे। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी ना, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब हम रेडी हो चुके हैं क्या पढ़ने के लिए? बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ने के लिए। आई मेरी बात समझ में? तो चले पहले एंट्री स्लाइड पे क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है इसके बारे में जिक्र किया गया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है इस बारे में जिक्र किया गया है कि द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ रिलेशन, एक रिलेशन होता है विच सजेस्ट दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन इनसाइड द पाइप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने, अगर हम इस पाइप पे फोकस करें, ठीक है, तो ये हमने लिया इसका एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से लिक्विड जा रहा है विद वेलोसिटी कितना v1 था और इसका एरिया कितना था a1 मान लेते हैं इसका एरिया। ठीक है, अब जब अपन आगे वाला क्रॉस सेक्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एंडिंग वाला क्रॉस सेक्शन है उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको a2 मान लेंगे, और वहां से जब लिक्विड पास कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी को अपन क्या मान लेंगे? v2 मान लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि हमें क्रॉस सेक्शन जो है ना वो यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, और इस क्रॉस सेक्शन को जो हमने यहां पे बनाया, तो यहां से भी लिक्विड पास कर रहा है, यहां से भी लिक्विड पास कर रहा है, तो पास कर रहा होगा विद सर्टेन वेलोसिटीज। ठीक है, तो यहां से जब लिक्विड ऐसे ढट्ट से पास कर रहा है, सट्ट से पास कर रहा है, ऐसे लिक्विड पास कर रहा है, तो लिक्विड पास कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी। तो यहां पर इसका एरिया कितना मान लेते हैं? चलो इसका एरिया अपन मान लेते हैं A3। यहां पर एरिया हमने A1 मान लिया था, यहां पर एरिया हमने A2 मान लिया, तो यहां का एरिया अपन A3 मान लेते हैं और यहां से लिक्विड के पास होने की वेलोसिटी को अपन क्या मान लेते हैं? V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि तीनों ही जगहों पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मैं ये भी नहीं कहना चाह रहा हूं कि तीनों ही जगहों पर वेलोसिटी सेम है। मैं तो इनफैक्ट ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, ध्यान देना मेरी बात पे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ना एरिया कांस्टेंट है ना वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल कांस्टेंट है। जिसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया पहले वाले का वेलोसिटी पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे इज इक्वल टू एरिया दूसरे वाले का वेलोसिटी दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे, और इज इक्वल टू एरिया तीसरे वाले का और वेलोसिटी भी तीसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे। इनका जो बकायदा जो पूरा प्रोडक्ट है दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। आगे मेरी बात समझ? तो उसको अपन साफ साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि अच्छा, मतलब एट एनी क्रॉस सेक्शन इनसाइड द पाइप, क्या बोल सकते हैं कि एट एनी क्रॉस सेक्शन इनसाइड द पाइप द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एट एनी क्रॉस सेक्शन इनसाइड द पाइप, एट एनी क्रॉस सेक्शन इनसाइड द पाइप द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी कांस्टेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बहुत ही शानदार तरह से बैठ गई होगी। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, कई लोग ये सोचते हैं कि सर आपने कहा है
कि एरिया भी चेंज हो रहा है, आपने कहा है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, फिर आप कह रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है। तो सर ये बात कुछ बैठी नहीं। तो बेटा ये बात बैठेगी, जरा यहां पे ध्यान देना। जैसे मान लेते हैं, मैं बोल देता हूं कि यार a इंटू बी इज इक्वल्स टू 20 ऑलवेज। मैंने बोला है कि अगर a इंटू बी ना, इसका जो प्रोडक्ट है ये हमेशा 20 के बराबर है, ठीक है। तो मैंने जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट है ना, उस पे मैंने लगाम लगा दी है कि इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है दिस कैन नेवर बी अ वेरिएबल, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि एरिया और वेलोसिटी, मतलब ए और बी जो है वो चेंज नहीं हो सकते, नहीं भैया, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों फिर भी चेंज हो सकते हैं। चेंज होने के बावजूद इनका जो कांस्टेंट है ना प्रोडक्ट, वो कांस्टेंट ही मेंटेन कर पाएंगे। कैसे? देखो, इसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यार ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 10 है, तब भी आंसर 20 है। इसका एक सिनेरियो ये हो सकता है कि ए की वैल्यू 4 है लेकिन बी की वैल्यू 5 हो गई, तब भी प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। इसका एक सिनेरियो फिर ये भी हो सकता है ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 2.5 है, तब भी जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने कहा था ना कि यार दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों चीजें भी कांस्टेंट होंगी, ऐसा इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो दोनों चीजें, मतलब ऐसा है कि अगर ए की वैल्यू मैंने डबल कर दी ना तो बी की वैल्यू को हाफ होना पड़ा। आया समझ के नहीं आया? आया समझ के नहीं आया? अब जब मैंने ए की वैल्यू को फिर से डबल कर दिया तो बी की वैल्यू को फिर से हाफ होना पड़ा, जस्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट प्रोडक्ट। आगे मेरी बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, दो चीजों का प्रोडक्ट अगर वो कांस्टेंट है तो वो दो चीजें वेरी करेंगी, लेकिन इस ऑर्डर में करेंगी कि अगर एक क्वांटिटी डबल हो रही है तो फिर दूसरी क्वांटिटी जो है वो हाफ हो जाए। और ये बात क्लियरली एविडेंट कैसे है? ये बात क्लियरली एविडेंट है प्रोपोर्शनैलिटी से भी। कैसे? अब मेरी बात सुनना। अगर a इंटू बी कॉन्स्टेंट है, k मान ले, तो इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू के अपॉन बी मान ले। अगर a इज इक्वल टू के अपॉन बी मान लिया, इसका मतलब ये कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b मानना पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ, सॉरी। तो अगर a और b का जो प्रोडक्ट है अगर वो कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि a और b जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बहुत ही सटीक तरह से बैठ गई होगी, ठीक है। तो मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे डेवलप होगी ना, मैं आपको उस चीज के ऊपर लेकर के चलता हूं, लेकिन पहले तो बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर हो चुका है सर। यस सर, बढ़िया, एक तरफा शानदार, ठीक है। चलिए, तो अब यहां पे क्या होता है, जो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं ना उसके लिए कुछ दो तीन टर्म्स को ना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे v1 और v2 क्या है, तो v1 और v2 है ना वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट a एंड b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब दो क्रॉस सेक्शंस ले लेंगे, ठीक है, दो क्रॉस सेक्शंस ले लेंगे, एक a वाला क्रॉस सेक्शन, एक b वाला क्रॉस सेक्शन। तो यहां से जो लिक्विड पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी v1 मान लेंगे, ठीक है, और जो क्रॉस सेक्शन बी से जो लिक्विड पास कर रहा है उसकी वेलोसिटी को अपन v2 मान के चल देंगे, सही बात है। अच्छा, ρ1 ρ2 आर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एट a एंड b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। a वाले पॉइंट पर जो डेंसिटी है लिक्विड की उसको अपन ρ1 मान लेते हैं, और b वाले पॉइंट पर लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको अपन ρ2 मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं एक टर्म यहां पे इंट्रोड्यूस करूंगा, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, ठीक है। इनकंप्रेसिबल लिक्विड का मतलब है कि आप उस लिक्विड को आप फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप किसी लिक्विड को फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हो ना, इसका मतलब ये है कि डेंसिटी फिर वेरी नहीं करने वाली, डेंसिटी ρ1 और ρ2 जो है ना वो दोनों सेम रहने वाली है। तो मैं चाहूंगा कहीं ना आप अपने दिमाग में इस चीज को बसा के रख लें कि फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड, या इसको ना हैशटैग नोट पॉइंट में कहीं लिख लेना अच्छे से, हैशटैग नोट डाल करके, हैशटैग ये अपन करते रहते हैं हमेशा, हैशटैग नोट डाल करके आप इसको लिख लेना कि फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता यह है कि डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड द डेंसिटी, फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डेंसिटी पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे, डेंसिटी दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पे बिल्कुल बराबर है। जब बराबर है तो फिर ρ1 ρ2 जैसे टर्म्स लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे रो ले लेंगे बस, और क्या।
अलग अलग टर्म्स लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधे अपन क्या मान के चलेंगे, रो मान के चलेंगे, बस बात ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका मैटर होता है। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड दैट डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो बोल देंगे इसको अपन, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा पूरा क्लियर है आप लोग के दिमाग में। तो मैं एक काम करूंगा, स्क्रीन से हट जाऊंगा ताकि आप लोग इसको भी नोट कर लें, और उसके बाद प्रॉपर डेरिवेशन जो है वो अपन इसका स्टार्ट करने वाले हैं। बोलो हाँ कि ना? यस सर, यहां तक का फंडा शानदार जानदार तरह से क्लियर अप हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो V1 V2 का मसला समझ में आ गया, रो 1 रो 2 का मैटर समझ में आ गया। तो अब मेरी बात समझते हुए चलना, यहां पे ना अपन कैसे आगे इक्वेशंस को बढ़ाएंगे। एक बात समझो, पहले मैं इसको यहीं पे कर लेता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। डाल दो हेडिंग भैया, फटाफट फुर्ती में आ जाओ, फुर्ती में जल्दी डाल दो हेडिंग, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ऐसा पढ़ेंगे अपन इसको कि इसके बाद यहां कोई परेशानी आपको इस टॉपिक के अंदर आ ही ना पाए। और टॉपिक बड़ा आसान है, मतलब टॉपिक में ऐसी कोई इतनी जान नहीं है कि तुम्हारा दिमाग खर्च करो तुम उसमें 2 रुपए का भी, ठीक है। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा दिमाग 2 रुपए का है, मैं कह रहा हूं कि 2 रुपए की वर्थ का भी दिमाग इसमें खर्च नहीं करना पड़ेगा तुमको, इतनी आरामदायक चीज है, ठीक है। चलो अब मेरी बात सुनते हुए चलना, तुम बुरा मत मान लो यार, है ना। नहीं तुम बोल रहे हो कि सर ये तो आपने क्या बोल दिया हमको, हमारा दिमाग 2 रुपए का। कुछ लोग क्या मान भी लेते हैं कि हाँ बात तो सही है। चले, अब क्या है कि ये हमने एक लिक्विड लिया जो कि यहां से निकल रहा है, ये हमने एक लिक्विड लिया है, जाओ रे, ऐसे निकल रहा है जो कि लिक्विड है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, निकलने दो निकलने दो निकलने दो, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंट्री वाले साइड का, ठीक है, एंट्री वाले साइड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको अपन क्या मान लेते हैं सर, A1 मान लेते हैं, और जो एग्जिट वाले साइड से जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको अपन क्या मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं। अब जो लिक्विड यहां से एंटर हो रहा है ना, ठीक है, तो एंटर करने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी है ना, इसको अपन सर क्या मान लेते हैं, जो लिक्विड एंटर कर रहा है ना इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं V1, ठीक है। लिक्विड के एंटर करने की जो वेलोसिटी है उसको अपन क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं, और लिक्विड जो यहां से एग्जिट ले रहा है, लिक्विड जो यहां से एग्जिट ले रहा है, इस लिक्विड के एग्जिट लेने की जो वेलोसिटी है ना इसको अपन क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वाला पूरा मसला क्लियर है सर, पूरा सुप्रीम तरह से क्लियर है, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना एक बहुत ही प्यारी बात पे, ठीक है। होता क्या है ना कि जितना वॉल्यूम पर सेकेंड एंटर हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वॉल्यूम पर सेकेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो जितना मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड एंटर हो रहा है, वॉल्यूम नहीं, जितना मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड यहां से एंटर हो रहा है उतना ही मास ऑफ लिक्विड पर सेकेंड यहां से एग्जिट भी ले रहा है, ठीक है। तो यहां पे जितना मास एंटर हुआ पर सेकेंड उतना ही मास एग्जिट लिया पर सेकेंड, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, इसको अपन एक बार लिख तो दें कि मास एंटरिंग पर सेकेंड, मास एंटरिंग पर सेकेंड, मास कितना एंटर हो रहा है पर सेकेंड, तो मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे, मास लीविंग पर सेकेंड, ठीक है। कितना मास एंटर हुआ तो मास एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल टू अपन ले लेंगे मास लीविंग पर सेकेंड, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम तो वहां से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से अपन मास क्या बोल देंगे सर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो 1, उसके बाद अपन लिख देंगे वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद अपन लिख देंगे वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, इसके बाद अपन लिख देंगे वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड इज इक्वल्स टू, भाई डेंसिटी अपन कितनी ले लेते हैं, इसकी डेंसिटी अपन रो 2 ले लेते हैं, तो वहां पे था वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, यहां पे होगा वॉल्यूम लीविंग पर सेकेंड, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा सर वॉल्यूम लीविंग पर सेकेंड, यहां पे क्या हो जाएगा सर, यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम लीविंग पर सेकेंड, बोलो हाँ कि ना। यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही शानदार जानदार तरह से दिमाग में हमारे क्लियर तो हो चुका है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग पर सेकेंड। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करना, होता क्या है ना कि अगर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की अपन बात करें, अगर अपन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की बात करें तो फिर डेंसिटीज तो बराबर होती है। मैंने अभी जस्ट तुमको थोड़ी देर पहले यहां कहीं लिखवाया था ना, मेरे ख्याल से मैंने कहा लिखवाया था, इसके पहले लिखवाया था मेरे ख्याल से कहीं पे। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तो मेरे ख्याल से वो चीज़ मिट गई है, लेकिन हाँ मैं आपको बता चुका था, मैंने यहाँ पे लिखा था ऐसा कि फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड द डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो रो 1 रो 2 को ऐसा बोलो ही मत, सीधे रो बोल दो, अगर दोनों बराबर ही हैं तो अलग अलग टर्म देने की क्या जरूरत है। तो अपन इसमें यहाँ पे लिख देंगे कि फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता क्या है, तो फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड,
फॉर इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए होता क्या है कि ρ1 इज इक्वल्स टू हो जाता है सर ρ2 के बराबर, ठीक है। तो जब डेंसिटीज बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए होता ये कि डेंसिटीज जो है ना वो बिल्कुल बराबर हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखो भैया फिर ρ1 ρ2 से कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड, फिर क्या बचेगा, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकेंड इक्वल टू अपने पास में क्या आ जाएगा सर, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में वॉल्यूम लीविंग पर सेकेंड, ठीक है। जितना वॉल्यूम एंटर करेगा पर सेकेंड उतना ही वॉल्यूम जो है ना वो लीविंग पर सेकेंड हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। यस सर, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है, ठीक है। अब ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बताता हूं, ठीक है। वॉल्यूम पर सेकेंड का तुम मुझे पहले आंसर करो कि वॉल्यूम पर सेकेंड का तुम्हारे हिसाब से डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए। जल्दी 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 कमेंट सेक्शन में जाओ वीडियो को पॉज करके और मुझे आंसर देना स्टार्ट कर दो कि वॉल्यूम पर सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। लिख के आ गया आंसर, चलो वापस आ जाओ। तो सर वॉल्यूम पर सेकंड का मतलब होता है L³ अपॉन टी, ठीक है। वॉल्यूम मतलब L³ पर सेकंड मतलब अपॉन टी आएगा, तो L³ T-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यस सर, ये वाली बात में समझ गया कि वॉल्यूम पर सेकंड इज L³ T-1। अब मेरी बात तुम जरा सुनना शुरू करना। एक और ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो होगा L³ T-1। तो अपने दिमाग में रखना है कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए L³ T-1, माफ करो L³ T-1। तो ऑब्जेक्टिव डायमेंशनल फॉर्मूला अपने पास क्या है, वॉल्यूम पर सेकेंड। तो वॉल्यूम मतलब L³ और पर सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा सर, T-1। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं तुमको ये बता रहा था कि अगर तुम एरिया इंटू वेलोसिटी कर दोगे ना, अब तुम समझ गए, तुम समझ गए कि सर वॉल्यूम पर सेकेंड तो वहां पे आ रहा था, तो आपने बोला L³ T-1। अब आप बता रहे हैं कि एक और ऐसी चीज होती है, एक और ऐसा प्रोडक्ट होता है जहां पर डायमेंशनल फॉर्मूला L³ T-1 आने वाला है। इसका मतलब फिर कहीं ना कहीं आप रिप्लेसमेंट खेलने वाले हो। बिल्कुल सही बात है भाई। तो एरिया इंटू वेलोसिटी करेंगे ना, तो एरिया क्या होता है सर, एरिया इज बेसिकली L का स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। अब व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज बेसिकली LT-1, ठीक है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी जब करेंगे ना, एरिया इंटू वेलोसिटी हम जब करेंगे ना, तो अपने पास क्या हो जाता है, देखो एरिया मतलब L का स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज LT-1। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे ना, तो L³ T-1 इज गोइंग टू बी द आंसर। आया समझ के नहीं? इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं L³ T-1 को रिप्लेस करने वाला हूं मैं किसके साथ में, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के साथ में। किसके साथ में सर, एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के साथ में। बोलो हाँ कि ना। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात बैठ गई शानदार तरह से? यस सर, बैठ गई है, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनना, अगर ऐसी बात है कि रिप्लेसमेंट होने वाला ही है तो अभी कर देते हैं रिप्लेसमेंट, कर देंगे सर। वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड, ठीक है। अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं एंटरिंग पर सेकंड की, तो अपन को क्या करना पड़ेगा फिर, एरिया, अच्छा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां पे अपने पास क्या बच गया, वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड बच गया। तो वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड को मैं एरिया इंटू वेलोसिटी भी कर सकता हूं। अभी बात समझ में आई ना, क्योंकि वॉल्यूम एंटरिंग पर सेकंड का डायमेंशनल फॉर्मूला L³ T-1 और एरिया इंटू वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L³ T-1। तो जब वॉल्यूम एंटर हो रहा है ना, तो दिस इज द एंट्री सेक्शन, ठीक है। तो एंट्री सेक्शन पे एरिया और वेलोसिटी का मारो प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा A1, वेलोसिटी हो जाएगा V1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम लीविंग पर सेकंड का मारो यहाँ पे, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, तो A2 V2 हो जाएगा। भाई बस बात ही खत्म हो गई। यही तो तुमको बताना था, यही तो तुम्हें करवाना था कि एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना, दिस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो A1 V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A2 V2 हो जाएगा। तो देयरफॉर आप कहीं ना कहीं इसमें ये कह सकते हैं, देयरफॉर आप कहीं ना कहीं इसमें यह कह सकते हैं कि एरिया इनटू वेलोसिटी, कहीं ना कहीं आप इसमें यह कह सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली कांस्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इसमें यह कह सकते हैं कि एरिया इंटू वेलोसिटी इज बेसिकली नथिंग बट कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत वाली बात आई क्या यहां तक? नहीं सर, यहां तक का फंडा जो है ना वो पूरा क्लियर हो चुका है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसी को कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है। अच्छा, ये तो क्या है कि मैंने बस 2 क्रॉस सेक्शन की बात करी है, ठीक है। अब मान लिया मैं किसी पाइप के अंदर ऐसा करता हूं कि मैं वहां पे ना 3 क्रॉस सेक्शन लेके आता हूं, ठीक है, या 4 क्रॉस सेक्शन मान ले मैं लेकर के आ गया, ठीक है। तो मेरे पास कोई एक ऐसा लंबा सा पाइप था मान ले, ठीक है। इसके थ्रू मान लेते हैं कि कोई लिक्विड जो है ना वो फ्लो कर रहा है। तो
ये अपन ने बना दिया लिक्विड का फ्लो। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमने बना दिया लिक्विड का फ्लो। अब क्या है कि अपन इसके अंदर मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस जो है ना वो खींचना शुरू कर देंगे। एक क्रॉस सेक्शन चल ये खींच लिया, एक क्रॉस सेक्शन चल ये खींच लिया, एक क्रॉस सेक्शन अपने पास वो वाला खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें एरिया क्या है इसका? A1, इसका एरिया क्या है? A2, इसका एरिया क्या है? A3, इसका एरिया क्या है? A4, ठीक है। जब लिक्विड यहां से एंटर ले रहा था तो यहां पर एंटर लेने के टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन को जब छेद के निकल रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है? V2। जब इस क्रॉस सेक्शन से छेद के निकल रहा है वेलोसिटी कितनी है? V3। जब यहां से एग्जिट ले रहा है तो वेलोसिटी कितनी है? V4, ठीक है। अब हम क्या बोलते हैं कि सिंस एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना वो बाकायदा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये है सिंस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, since according to the equation of continuity, since according to the equation of continuity, हमें ये वाली बात समझ में आती है, हमें ये वाली बात समझ में आती है कि सर यहाँ पर एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। तो मतलब A1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू अगला क्रॉस सेक्शन, A2 इंटू V2 इज इक्वल्स टू अगला क्रॉस सेक्शन, A3 इंटू V3 इज इक्वल्स टू अगला क्रॉस सेक्शन, A4 V4। ऐसे करते करते अपने पास ना nth नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन होंगे तो AN VN के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई है पक्का? तो मैं चाहूंगा कि इसको तो आप बाद में नोट करेंगे। दिस इज basic idea. This is basic idea about equation of continuity. This is the basic idea about equation of continuity. लेकिन पहले जो आपको स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करना पड़ेगा वो आप बेसिकली पहले आप यहां से स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं चाहूंगा कि जो बेसिक चीजें लिख के रखी हुई है ना पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आपको डेरिवेशन के भी तो स्क्रीनशॉट पे लेकर के आना है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है बहुत ही खूबसूरत तरह से, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन। डेरिवेशन जब स्टार्ट हुआ था तो डेरिवेशन की जो कहानी थी वो दरअसल ये रही अपने पास, डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बोलो आगे बात समझ में? यस सर, ये वाली बात बहुत ही शानदार तरह से चमक गई है, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाएगा तो आते हैं इसके बेसिक थॉट के ऊपर कि हमने कंक्लूड कैसे किया पूरे सिनेरियो को, हमने कंक्लूड कैसे किया पूरे सिनेरियो को, ठीक है। चले सर आगे बढ़ेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन पोज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखेगा आपके सामने। जो क्वेश्चन पोज किया है वो ये है कि इवैल्यूएट the value of velocity, evaluate the value of velocity v2 क्या होगा? माफ कीजिए, evaluate the velocity of velocity v2, ठीक है। तो अब ना बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, बस कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, इत्मीनान से करना इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका जो एरिया गिवन था ना, इसका एरिया गिवन था अपने को एज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वहां पर जो हमें एरिया गिवन है ना दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया गिवन है अपने को वो है A2 बोलेंगे इसको अपन, सेकंड वाले का है, इसको बोलेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब यहां से जब लिक्विड फ्लो कर रहा होगा ना भाई, देखो मेरी बात समझना, ठीक है। जब यहां से कुछ इस तरह लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो यहां पर लिक्विड के एंटर करने की जो वेलोसिटी है, ठीक है, इस वेलोसिटी को अपन मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब यहां से जब ये लिक्विड बाहर निकल रहा होगा तो व्हाट इज इट्स वेलोसिटी? ऑब्वियसली इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको सॉल्व करना है, ये सवाल आपके हवाले। मैं चाहूंगा, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, अब मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी जो भी आपका आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में फटाफट फुर्ती में देते हुए चलेंगे। बोलो हाँ कि ना? आई बात समझ में? हो रहा है कुछ सॉल्व? यस सर, सॉल्व तो हो जाएगा। चलें आगे बढ़े। ओके, अब काफी लोग के आंसर आ चुके होंगे कॉमेंट सेक्शन में, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अब इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई पहले तो ये समझो कि हमें कैसे मालूम कि हमें इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरी कहानी में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स की बात हो रही है। इस पूरी कहानी में कितने अपने पास कैरेक्टर्स हैं? सर सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं वो कैरेक्टर्स? तो एक तो अपने पास एरिया है और दूसरा अपने पास वेलोसिटी है। और आप समझ जाइए, अब तुमको ये चमक जाना चाहिए कि अच्छा अगर सवाल में सिर्फ एरिया और वेलोसिटी वाला खेल है, मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अलावा कुछ भी यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अपन यहां पे जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। हम यहां पे लिख देंगे कि इन अकॉर्डेंस विथ
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या समझ में आया? इन अकॉर्डेंस विथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सर हमें ये बात समझ में आ रही है कि एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो होता है कांस्टेंट। ठीक है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। A1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा सर A2 V2। मैंने बोला बहुत बढ़िया, उम्दा, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, बट तुम्हें निकालना क्या है सर? हमें निकालना है V2। तो देयरफॉर अपना पूरा जान कहां पे लगा देंगे सर? V2 पे लगा देंगे। तो A1 V1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा सर? A1 V1 अपॉन यहां पे आ जाएगा सर A2। बोलो यहां तक का मसला पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, चले अब A1 क्या है तुम्हारे पास? A1 है सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, A1 को अपन लिख देंगे सर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 को अपन लिख देंगे सर क्या? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और A2 को अपन क्या लिख देंगे? A2 को अपन लिख देंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसा है वैसा है। और मैं तुमसे ये कहूंगा कि भाई यहां पे तुम कन्वर्जन के पीछे भी मत भागना। तुम सेंटीमीटर स्क्वायर को सर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं क्या? मत करो। चीजें ऑटोमेटिकली कटने ही वाली हैं, समझदारी से काम लो। इनटू क्या है सर? V1 है। तो व्हाट इज V1? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग ऑफ लिक्विड सर? तो इट वाज बेसिकली 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन तुम्हारे पास हो चुकी है डेवलप। यहां बस एक काम करना है, काटा पीटी यहां मचानी पड़ेगी। तो ऊपर वाली सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे वाली सेंटीमीटर स्क्वायर, पहली फुर्सत में इसको रफा दफा कर दो। उसके बाद तुम्हारे पास जो V2 बचेगा, उसके बाद जो तुम्हारे पास में V2 बचेगा वो क्या बचेगा सर? 2 इंटू 10 मारो 20 आता है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये होता है कि सर लिक्विड जब एंटर कर रहा है ना पाइप के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी महज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। लेकिन जब लिक्विड एग्जिट कर रहा है ना पाइप से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जैसे ही आपने एरिया को कम कर दिया, यहां जरा गौर करो बेटा, एरिया पहले 2 था, एरिया को अपन ने आधा कर दिया, 1 कर दिया, मतलब एरिया को आपने कम कर दिया। तो एरिया को कम करने से वेलोसिटी बढ़ती है, ये बात लाजमी है। ठीक है, कैसे भाई? एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होता है ना, इसका मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है सर? वेलोसिटी होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखने का ना एक नजरिया ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर दो चीजों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट के बराबर आता है, तो मतलब वो दोनों चीजें जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर? अब जरा गौर करते हैं अपन इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? एरिया को आप कम कर रहे हो तो वेलोसिटी बढ़ रही है क्या? यस सर, एब्सोल्युटली। एरिया कम और वेलोसिटी 10 की 20 हो गई। अब मजे की बात, अब समझो, एरिया कम हुआ बट एरिया इवेंचुअली हो कैसा रहा है? आधा हो रहा है। तो अगर एरिया आधा हो रहा है तो मैंने क्या बताया था कि एरिया और वेलोसिटी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एरिया बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगी, एरिया घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगी। एरिया अगर डबल होगा तो वेलोसिटी आधी हो जाएगी। लेकिन अगर एरिया आधा हो जाएगा, एरिया आधा हो जाएगा तो वेलोसिटी फिर डबल हो जाएगी। 10 की 20 हो गई, 10 की 20 हो गई। ठीक है, बताओ क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा शानदार जानदार तरह से बैठ गया है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही भाई? डायग्राम कैसा लग रहा है? समझ में आ रही है बात? राइटिंग सही लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी तुम लोग को? ओके सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमने कर दिया है एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी सॉल्व। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन जरा यहां पे आते हैं। तो यहां पे डेरिवेशन में आप जरा एक बार इसको भी नोट कर लेंगे तो वुड बी गुड। हालांकि मैं सब कुछ नोट करवा ही चुका हूं, लेकिन आपके सामने फिर भी यहां पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के तौर पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 जैसी चीजें लिख के रखी है, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ठीक है, मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको धनाधन आगे लेके चलते हैं। जल्दी करना प्लीज। चलें फिर अब जरा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला फंड अपना पूरा हो चुका है। अब आपको लेके आते हैं एक बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इट्स नोजल इफ द वाटर इज टू कम आउट एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब एक काम करें, जरा इसमें ना कारनामा देखें हो क्या रहा था इसमें कि वाटर जो एंटर करा, ठीक है, ये देखो 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 देखो, हॉरिजॉन्टल पाइप है, चलेगा इतना, और पाइप उसका रेडियस कितना है? इनिशियली रेडियस है उसका सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलेगा आपको। ठीक है, तो वहां पे जो लिक्विड एंटर कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ना व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इट्स नोजल इफ द वाटर इज टू कम आउट एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ गई भाई। इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या हो गया सर कि स्पीड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग। अब तुम जरा एक बात सुनते हुए चलना अच्छे से।
अब तुम जरा एक बात सुनते हुए चलना अच्छे से कि अगर वाटर की जो स्पीड अगर वो इंक्रीज हो रही है, वाटर की स्पीड अगर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब जरूर उसका जो एरिया है ना वो कम हो रहा होगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल इज डिक्रीजिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल, इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल इज डिक्रीजिंग। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बैठ गई? इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द नोजल इज बेसिकली डिक्रीजिंग। पक्का इतना पूरा क्लियर है? तो अब जो रेडियस आएगा ना वो 1 सेंटीमीटर से भी कम ही आने वाला है, ठीक है। अब इसमें अपन कारनामा शुरू कर देते हैं इसका। तो मतलब रेडियस जो है वो कम हो रहा होगा, तभी वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है सर, बढ़िया मान लेते हैं। तो रेडियस तो कम हो रहा है, रेडियस तो कम हो रहा है, ठीक है, यस सर कम तो हो रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल पाइप था, हॉरिजॉन्टल पाइप था, तो फिर ऑब्वियसली रेडियस कम हो रहा है, तो विल बी समथिंग लाइक दिस ना, रेडियस कम हो रहा है तो कहानी विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लिक्विड ना यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, लिक्विड फ्लो तो कर ही रहा है, तो स्ट्रीम लाइंस ना आगे जाते जाते क्या है, डेंसर बन जाएंगी। ये जो स्ट्रीम लाइंस है ना, ये आगे जाते जाते अगर गौर किया जाए ना तो फिर कैसी बन जाएंगी, यहाँ से ये डेंसर बन जाएंगी, ठीक है। क्या आप लोगों को ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? ऐसा ये वाला फंडा अपने को पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया क्या है A1, यहाँ पर एरिया क्या है A2, और यहाँ पर एंटर करने की जो लिक्विड की जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है सर, एंटर करने की वेलोसिटी इज बेसिकली V1, और लिक्विड के एग्जिट लेने की वेलोसिटी जो है, लिक्विड के एग्जिट लेने की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी अपने पास में कितनी हो जाएगी, V2 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। चलो अब जरा गौर करते हुए चलना क्या हो जाएगा यहाँ से। तो अपन इसको ऐसे बोल देंगे, देखो एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना वो तो बाकायदा कांस्टेंट होता ही है, उसका तो अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। अच्छा एरिया स्पेसिफिकली अगर चेक किया जाए ना तो इस गिवन क्वेश्चन में आपसे डायमीटर पूछ के रखा है, एरिया आपसे पूछा भी नहीं है, आपसे पूछ के रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ डायमीटर, ठीक है। एक बार जरा सुनते हुए चलना, एरिया को अगर अपन खोलेंगे ना तो एरिया बेसिकली क्या आएगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एरिया आएगा कैसा, एरिया आएगा ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू आर का स्क्वायर, इतनी आराम सी बात है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो अपन इसमें ऐसा कर देते हैं, मेरी बात पर जरा गौर करते हुए चलो, डेटा अपन लिख लें एक बार अपन, तो A1 इज इक्वल टू पाई इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है, A1 इज इक्वल टू पाई इंटू R1 का स्क्वायर, और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अगर R1 को देखा जाए तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में, तो पाइप ऑफ रेडियस कितना अपने पास 1 सेंटीमीटर, तो R1 अपने पास कितना है, R1 अपने पास है कितना 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या हो रहा है स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी एंट्री की है। नाउ व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इट्स नोजल, मतलब D2 आपको निकालना है, आपको निकालना है D2, तो डायमीटर कैसे बनेगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो फिर D2 आपको निकालना है, मतलब ट्वाइस ऑफ R2 आपको निकालना है, D2 आपको निकालना है, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ R2 आपको निकालना है, जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ इट्स नोजल इफ द वाटर इज टू कम आउट एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब जब लिक्विड बाहर निकल रहा है ना तो उसकी वेलोसिटी अपने पास में कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, जब लिक्विड बाहर निकल रहा है ना तो वेलोसिटी अपने पास में कितनी है सर 10 मीटर पर सेकंड के आसपास की वेलोसिटी है, ठीक है। चलो भाई अब एक काम करें, कारनामा शुरू करें अपना एकदम बिल्कुल तो सही तरह से, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ अपन जाएंगे, तो इन अकॉर्डेंस विद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन अकॉर्डेंस विथ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इन अकॉर्डेंस विथ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, हमें ये वाली बात समझ में आ जाती है अच्छे से कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा बाकायदा कैसा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया सर, एरिया इज पाई इंटू R1 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया अपने पास क्या हो जाएगा सर, पाई इंटू R1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया के लिए अपन कर देंगे, यहाँ पे लिख दूं क्या मैं इसको, पहले A1 V1 इज इक्वल टू लिख दूंगा A2 V2, ठीक है। A1 कितना अपने पास में पाई इंटू R1 का स्क्वायर था, तो पाई इंटू R1 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वेलोसिटी, तो V1 का V1 रहने दो। व्हाट इज एरिया A2, तो एरिया A2 हो जाएगा पाई इंटू R2 का स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी वाज V2, तो V2 का V2 रहने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है ना कि पाई से पाई जो है वो निपट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब जरा देखो क्या होता है यहाँ से, तो V1 और R1 का स्क्वायर था, तो R1 बेसिकली कितना आ चुका है सर, R1 तो आ चुका है 1 सेंटीमीटर, तो जब R1 1 सेंटीमीटर है ना तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
ठीक है। और अपने पास में v1 कितना है सर, तो v1 अपने पास में है 2 मीटर पर सेकेंड, v1 अपने पास में कितना है 2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर कर लेते हैं अभी। वैसे तो मुझे d2 चाहिए, लेकिन पहले अब d2 मतलब क्या होता है, d2 मतलब हो जाएगा डायमीटर ऑफ सेकेंड वाला क्रॉस सेक्शन, तो वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द सेकेंड वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो r2 का स्क्वायर एंड व्हाट इज द वेलोसिटी v2, तो सर वेलोसिटी v2 की है सर 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी जो v2 की है ना सर, वो है बकायदा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक काम करो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं यहाँ पे ना काटा पीटी करना शुरू कर दूंगा। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है लेक्चर, इसका मतलब फिर लाइक तो करना बनता है, ठीक है। हो गया, यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम एक बात देख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड को पहली फुर्सत में यहां से निपटा दो। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड जो था सर, वो तो गया निपट, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। अब जरा गौर करना अच्छे से, यहां पे आ जाएगा 2 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब बेसिकली क्या हो गया, ये पूरा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास पूरा क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपने पास में ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स r2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पे अपने पास कितना हो गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और वहां पे हो जाएगा 10 टाइम्स r2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहां जब इसको अपन फर्दर सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे ना, तो अब एक चीज देखना शुरू करो, यहाँ पे जब इसको काटा पीटी मचाएंगे अपन, तो पाई इंटू r1 का स्क्वायर था और v1 अपने पास कितना था, अच्छा r1 तो अपने पास कितना आ गया था, अपने पास r1 वॉज जस्ट 1 सेंटीमीटर ओनली ना, ठीक है। यस सर चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं 2/10 करेंगे तो 1/5 की कहानी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। 2/10 करेंगे तो 1/5 की कहानी बन जाएगी, तो 1/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर जब मैं सिर्फ r2 निकालना चाहूंगा, इसका रूट मारना पड़ेगा, ठीक है। जब मैं सिर्फ और सिर्फ r2 निकालना चाहूंगा, जब मैं सिर्फ और सिर्फ r2 निकालना चाहूंगा, तो मुझे फिर इसका रूट मारना पड़ेगा, तो 1/√5 हो जाएगा, ठीक है। r2 मेरे पास क्या हो जाएगा 1/√5 और मैं रूट ले चुका हूं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर भी थोड़ी रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर बच जाएगा। अब जरा गौर करना, मुझे ना यहाँ पे निकालना है डायमीटर, ठीक है। तो इसका अगर मैं डायमीटर की बात करूं, इसका डायमीटर मैं d1 मान लेता हूं, ठीक है। इस वाले एंट्री सेक्शन पे जो डायमीटर है इसको मैं d1 मान लेता हूं, तो उसी लिहाज से जो एग्जिट सेक्शन का डायमीटर होगा ना, उसको मेरे को d2 मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। जो एग्जिट सेक्शन का जो अपने पास में डायमीटर होगा, एग्जिट सेक्शन का जो अपने पास में डायमीटर होगा, उसको मैं क्या मान के चलूंगा d2 क्या मान के चलूंगा, उसको मैं d2 मान के चलूंगा, ठीक है। तो जब मैं डायमीटर d2 की बात करूंगा ना, ठीक है, जब मैं डायमीटर d2 की बात करूंगा ना, तो कहानी में क्या आता है फर्क जरा सुनते हुए चलना। जब मैं डायमीटर d2 की बात करूंगा तो दिस इज ट्वाइस ऑफ रेडियस r2, ठीक है। तो जब मैं ट्वाइस ऑफ रेडियस r2 करूंगा तो 2/√5 सेंटीमीटर, ठीक है। जब मैं ट्वाइस ऑफ रेडियस का करूंगा तो अपने पास क्या हो जाएगा 2/√5 सेंटीमीटर एंड दिस इज गोइंग टू बी द कंप्लीट आंसर, ठीक है। बोलो हाँ कि ना, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है? ये आ चुका है हमारे पास में कंप्लीट आंसर डायमीटर का, ठीक है। हमसे नोजल का डायमीटर पूछ के रखा हुआ था, ना कि रेडियस, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया है? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही जानदार शानदार तरह से क्लियर हो चुका है, निपटाया जाएगा इसको। अब आपको लेके चलेंगे अपन इसके अगले वाले टॉपिक के ऊपर। चलें सर, तो यहाँ पे जो चीज लिख के रखी थी वो भी अगर आप नोट करना चाहें तो बिल्कुल नोट कर लें, आप ही के लिए लिख के रखा हुआ था, ठीक है। हो गया पूरा फंडा क्लियर? यस सर, हो गया पूरा फंडा क्लियर। चलें निपटाएं इसको भी। अब आपको लेके चलते हैं एनर्जी ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड इन मोशन में पोजेस 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। अगर कोई लिक्विड मोशन में होता है, ठीक है, अगर कोई लिक्विड जो है अगर वो लिक्विड मोशन में होता है ना, तो उसके पास 3 तरह की एनर्जीज होती हैं। प्रेशर एनर्जी होती है, जरा गौर करना, लिक्विड इन मोशन में पोजेस 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज। एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे ना एक आदत पड़ी होती है इस टॉपिक के अंदर कि हम ना अगर जैसे मान लीजिए निकाल रहे हैं प्रेशर एनर्जी, तो उसको फिर अपन निकालेंगे 2 और स्टाइल से। एक बार निकालेंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, एक बार निकाल देंगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सिमिलरली पोटेंशियल निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सेम गोस फॉर काइनेटिक एनर्जी एज वेल। तो ये करते ही रहेंगे अपन, ठीक है।
ये एक तरीका होता है इसको एक्सप्रेस करने का भी। तो मैं चाहूंगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट से बेहतरीन काम तो ये होता है कि कॉपी किताब लेके बैठे रहो और तरीके से नोट करते हुए चलते रहो, ठीक है। फिर बाद में नोट्स बनाएंगे, इस तरह की चीजों से अपन क्या बच जाते हैं, ठीक है। चले सर, ओके, आगे बढ़ा जाएगा। अब आते हैं व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। उसकी प्रेशर की वजह से, लिक्विड के प्रेशर की वजह से जो उसके पास में एनर्जी पोजेस्ड है ना, उसे कहा जाता है प्रेशर एनर्जी। क्या आप लोगों के दिमाग में वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? तो इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। प्रेशर की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड है उसे अपन कहते हैं प्रेशर एनर्जी। एंड इट इज द measure of work done, this is equals to the amount of work done in pushing the liquid in the vessel, ठीक है। जैसे मान ले किसी लिक्विड की प्रेशर एनर्जी है, मान लेते हैं फॉर इंस्टेंस 100 जूल के बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू पुश द लिक्विड इनसाइड दैट एंटायर सेटअप, ठीक है। तो किसी वेसल के अंदर अगर आपको किसी लिक्विड को पुश करना है तो आपको कितनी एनर्जी, कितनी प्रेशर एनर्जी लगानी पड़ेगी, उतनी ही जितनी की लिक्विड की प्रेशर एनर्जी है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप बोलते हैं कि दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पुशिंग द लिक्विड इन द वेसल अगेंस्ट द प्रेशर विदाउट इम्पार्टिंग एनी वेलोसिटी टू इट। मतलब एकदम नॉर्मल तरह से अपन पिस्टन को मूव करवा रहे हैं। यहां पे देख लो, ये एक पिस्टन था, ठीक है। अब इसकी जो प्रेशर एनर्जी है मान ले 100 जूल के बराबर है, ठीक है। तो अब इस पूरे लिक्विड की जो प्रेशर एनर्जी इस वाले पॉइंट पे लग रही है वो अगर 100 जूल के बराबर है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा? तो भैया अगर 100 जूल की इसकी प्रेशर एनर्जी है ना, तो आप ये समझ जाओ कि लिक्विड को अंदर पुश करने में भी तुम्हें 100 जूल के बराबर का ही वर्क लग जाएगा, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपको 100 जूल के बराबर का वर्क लग रहा है लिक्विड को इस वेसल के अंदर पुश करने में, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द प्रेशर एनर्जी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? मैं चाहूंगा एक दफा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रेशर एनर्जी का, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा शानदार तरह से क्लियर हो गया है क्या? यस सर, क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो अब ये प्रेशर था, और जिस पिस्टन पे आप ये प्रेशर को अप्लाई करें ना, उस पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसको अपन ए मान के चल दें। सर बिल्कुल ए मान के चल सकते हैं। उसके बाद इस पिस्टन को जो अपन ने ऐसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट दिया है ना, उस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को अपन एक्स मान के चल सकते हैं क्या? सर बिल्कुल एक्स मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो अब जरा गौर करते हुए चलना, इसका पूरा सेटअप मैं तुमको ना बना करके दिखा रहा हूँ, पूरा फोकस आपका होना चाहिए यहाँ पे। तो दिस इज द वेसल ना, दिस इज बेसिकली द वेसल, दिस इज बेसिकली द वेसल, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहां पर तुम्हारे पास क्या है कि ऐसा अपन एक एक्सटेंशन दे के रखा है कि यहां से अपन क्या है पिस्टन विस्टन को मूव करवा के क्या है लिक्विड को आगे धक्का दे सकते हैं। बोलो हाँ कि ना? बड़ा ही बारीक काम यहाँ पे होता हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लिक्विड पूरा भर के रखा हुआ है यार, मतलब क्या बताऊँ, भर गया है पूरा लिक्विड धनाधन, ठीक है। तो इसको ऐसे करते हैं अपन, इस लेवल तक भर दें लिक्विड को, चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस लेवल तक अपन ने क्या लिक्विड को भर दिया। यस सर, बढ़िया 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 सर, बढ़िया, एक तरफा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, लिक्विड तो पूरा भर गया इस लेवल तक, तो यहाँ पे ऐसा पूरा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अपन इस लिक्विड को ना एक ऐसा हल्का सा क्या प्रेशर दे रहे हैं, ऐसे पुश करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ए है ना, वो मतलब ये जो पिस्टन है ना, उसका अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान के चल दें क्या? बिल्कुल सर। तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन, ठीक है। पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपने पास में ए के बराबर है। पिस्टन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो अपने पास में ए के बराबर है, ठीक है। तो चलिए, अब क्या होता है ना कि जैसे आपने इसको ऐसे पुश किया, ठीक है, जैसे आपने इसको ऐसे पुश किया, तो जो ये पिस्टन था ना वो यहाँ पे पहले हुआ करता था, अब वो पिस्टन चले जाएगा आगे, ठीक है। तो अब मैं क्या जरा यहाँ से पानी को भी गायब करने वाला हूँ, ठीक है। ये जो लिक्विड था ना, मैं इस लिक्विड को यहाँ से क्या है गायब करने वाला हूँ एकदम।
तो ये लिक्विड को क्या है, ये पिस्टन को मैंने आगे पुश कर दिया, तो पिस्टन जब आगे आ जाएगा ना तो कहानी विल बी समथिंग लाइक दिस। मान ले पिस्टन तेरा यहाँ तक आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो जो लिक्विड था सर वो कहाँ गया, तो भाई लिक्विड को तुमने पुश किया था तो लिक्विड जो है ना वो हल्का सा ऊपर आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि लिक्विड लेवल हल्का सा ऊपर की तरफ चला गया, हल्का सा, बहुत नाजुक सा ऐसा वेरिएशन। ये तो मैं छोटी मोटी बातें थी जो कि मैंने क्लियर करी तुम्हें, कि तुम्हें कभी इसमें भी अगर डाउट आ जाए ना तो फिर अपने वीडियो में इसका सोल्यूशन भी तुम्हारे पास हो कि हाँ ये बताया गया था कि लिक्विड ऊपर उठ तो रहा है, ठीक है, लेकिन वो इनकंसिडरेबल है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट करवा के रखा है ये तो कंसिडरेबल है। कितना है सर डिस्प्लेसमेंट, एक्स के अमाउंट का ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अब इस पे ऐसे पुश करने में आपने जो भी वर्क करा होगा वो लिक्विड की प्रेशर एनर्जी बन के इसके अंदर स्टोर हो गया होगा। तो अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मान ले P इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर, ठीक है। ये जो P है ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन। ये P है अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन। आपको ये वाली बात समझ में आ रही है, कहानी कैच कर पा रहे हो क्या, कहानी कैच कर पा रहे हो क्या, कि इस पिस्टन को आपने क्या धक्का दिया ना, ठीक है, ताकि लिक्विड जो है वो भरे वेसल के अंदर, है ना, इसको बोलेंगे अपन वेसल। तो अब जैसे मान लिया मेरे को अगर 100 जूल का धक्का, मेरे को अगर 100 जूल का वर्क करना पड़ रहा है पिस्टन को आगे मूव करवाने में, तो बेसिकली 100 जूल की लिक्विड की प्रेशर एनर्जी है, इतनी सी बात है। आई मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, पक्का। तो यहाँ पे क्या है, P इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन। P is the amount of pressure applied on the piston. P is the amount of pressure applied on the piston to move liquid inside the vessel, ठीक है, to move the liquid inside the vessel। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आप लोग को, यस सर ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, टू मूव द लिक्विड इनसाइड द वेसल। अब मेरी बात सुनना, कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी होगा, जितना अमाउंट ऑफ वर्क करा होगा आपने, ठीक है। तो उसको अपन लिख देते हैं कि प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द लिक्विड। तो प्रेशर एनर्जी जो जनता हमसे जानना चाह रही है, दिस इज बेसिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दिस इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in pushing the liquid inside the vessel. This pressure energy is the amount of work done in pushing the liquid inside the vessel, ठीक है। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, क्या होगी तुम्हारे पास में प्रेशर एनर्जी, क्या होगी तुम्हारे पास में प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा सर, वर्क का फॉर्मूला हो जाता है अपने पास में क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाता है, फोर्स इनटू सर डिस्प्लेसमेंट है। वर्क का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए, तो व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी, जरा इस बात पे गौर करते हुए चलना, व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी, व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी। तो ये अपने पास में आ चुका है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा एक छोटी सी बात पे गौर करते हुए चलना, सर प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर अगर फोर्स अपॉन एरिया होगा ना तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू अपने पास में डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट तो x के बराबर है, तो पैक्स PAX जो है ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में अल्टीमेट फॉर्मूला। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बैठ गई होगी। तो जो आपसे पूछ के रखा था ना कि व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी, तो सर प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है पैक्स P इंटू A इंटू X। प्रेशर अप्लाइड ऑन द पिस्टन, A is the area of cross section of the piston and X is the amount of horizontal displacement in the piston। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपसे यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, पूछ लेते हैं एक बात, ठीक है। क्या पूछ लेते हैं सर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी बस जल्दी निकालो, और क्या भाई, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, जल्दी निकालो फटाफट फुर्ती में, उसके बाद फिर अपन कहानी में आगे बढ़ने वाले। और लगे हाथ एक और काम कर लेना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल देना और फिर मुझे बताना कि तुम्हारा आंसर एग्जैक्टली क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में असली नाम के साथ साथ, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, कॉपी किताब लेके बैठे हो तो फिर नोट करते हुए चलना, ठीक है। चलो 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 जल्द चलें फिर कहानी को आगे स्टार्ट करें। यस सर यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। तो अब निकालने वाले थे अपन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी टिल नाउ, तो प्रेशर एनर्जी आ गया सर पैक्स, पैक्स मतलब P मतलब प्रेशर, A मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, X वाज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। नीचे क्या आने वाला है, मास आने वाला है। अब डेंसिटी क्या होता है
सर डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास वहां से क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी के लिए अपन रो यूज कर देंगे, और वॉल्यूम क्या होता है सर, ए इंटू एक्स, एरिया इंटू लेंथ, तो वैसे भी वॉल्यूम होता ही है ना, एरिया इंटू लेंथ तो वैसे भी वॉल्यूम होता ही है ना। तो यहां से काटा पीटी जब मचाएंगे अपन, ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा, तो बचेगा प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी। आया समझ, प्रेशर पर यूनिट डेंसिटी। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज। सर क्या है वो दूसरी चीज, अब अपन निकालने वाले हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब अपन क्या निकालने वाले हैं सर, अपन निकालने वाले हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब अपन निकालने वाले हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी, पैक्स इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मतलब AX हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, P के बराबर मतलब प्रेशर। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट जस्ट इक्वल टू प्रेशर इटसेल्फ। ये वाली बात समझ में आ गई क्या? अगर आ गई है तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर कहानी में आपको आगे लेकर के चलते हैं। बस मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलना कि हाँ सर बात समझ में आ रही है, कॉमेंट सेक्शन में बताते हुए चलना, ठीक है। ओके सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं अब इसके आगे। ये अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास में क्या आता है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट और पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और एनी रेफरेंस लेवल टेकन एज द जीरो लेवल, ठीक है। जैसे मान ले फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता है कि एक टेबल है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अपने पास ना एक टेबल अपन ने मान लिया, ठीक है। और टेबल तो ग्राउंड पर ही होगा, तो ये है टेबल के ये 4 पैर, ठीक है। ये अपन ने मान के रखा था टेबल। अब क्या होता है ना कि जैसे मान ले कि टेबल का जो ये रेफरेंस लाइन अपन ने लेके रखी है ना, दिस इज द रेफरेंस लेवल 0, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं 0 रेफरेंस लेवल, इसको अपन कहते हैं 0 रेफरेंस लेवल, इसको अपन कहते हैं क्या सर, 0 रेफरेंस लेवल कहा जाएगा इसको, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई है, यस सर, 0 रेफरेंस लेवल वाली बात समझ में आ गई। अब देख क्या होता है ना कि जैसे मैं किसी बॉडी को ना h हाइट ऊपर लेकर के जाता हूँ, मान लेते हैं कि मैं किसी बॉडी को ना अगर h हाइट ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, तो h हाइट ऊपर लेकर के जाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ गया सर, mgh के बराबर करना पड़ गया। तो मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि ये 0 रेफरेंस लेवल है, लेकिन कभी कभी अगर ऐसा होता है ना कि जैसे मान ले कोई अर्थ को मान ले कि ये रेफरेंस लेवल 0 है, तो फिर मुझे यहां से x की डिस्टेंस भी मेजर करनी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना। तो दैट डिपेंड्स कि आप रेफरेंस लेवल 0 किसको मान करके चल रहे हैं। सबसे सटीक रेफरेंस लेवल 0 जो होता है ना, वो अर्थ का सरफेस होता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ठीक है आगे बढ़े। अब जरा गौर करते हुए चलना, अपन निकालने वाले हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो यार पोटेंशियल एनर्जी के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल बेसिक फॉर्मूला mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड सर ये अपने पास में क्या हो जाएगा, mgh के बराबर, वेयर m इज द मास ऑफ द लिक्विड एंड h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि हेयर m इज द, यहाँ पे m क्या होता है, तो हेयर m इज द मास ऑफ लिक्विड, m is the mass of the liquid, और वहीं पे अगर देखा जाए तो h क्या होता है सर, h is the height of the liquid। वहीं पे अगर देखा जाए तो h क्या होता है सर, h is the height of the liquid, ठीक है। तो m is the mass of the liquid and h is the height of the liquid, ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। तो प्रेशर, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो अपने पास क्या हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा। अपन एक काम और कर सकते हैं, अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। तो ये अपने पास पहला वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अपन निकालते हैं दूसरा वाला फंडा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब अपन निकालते हैं इसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लेते हैं। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, तो देखो भैया पोटेंशियल एनर्जी अपने पास कितना आ गया था, mgh। तो mgh अपॉन मास करेंगे तो बस बात ही खत्म हो जाएगी, g इंटू h आ जाएगा। अब अपन तीसरा काम कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल करके रख देते हैं, ठीक है। तो आ जाओ उसके तीसरे वाले कार्यक्रम के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर देखा जाए तो भाई कुछ नहीं करना, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी सर, mgh
दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम करना है। तो यार डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे जो मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी हो जाएगा तो H, उसके बाद डेंसिटी मतलब रो इंटू जी हो जाएगा, बस बात ही खत्म हो गई। आया समझ के नहीं आ गया? तो ये अपने पास ऊपर क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड mgh, फिर क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड, फिर आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी स्लाइड का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद कहानी में आपको आगे लेके चलते हैं। बोलो हाँ कि ना? ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा शानदार जानदार तरह से क्लियर है। ठीक है, निपटाया जाए इसको, निपटाया जाए इसको, निपटाया जाए इसको। अब आपको जरा कहानी में आगे लेके चलते हैं। अगला वाला मैटर क्या है, अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और किसकी काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की ही काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लिक्विड इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन और वेलोसिटी। जैसे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है बॉडी, जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो वैसे ही जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसका लेना देना होता है वेलोसिटी के साथ, बॉडी के मोशन के साथ। ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी तो कहा जाता है कि लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी बहुत शानदार है। अगर वेलोसिटी कम होती है तो कहते हैं कि लिक्विड की जो वेलोसिटी है वो कम है। आई मेरी बात समझ में? यस सर, ये वाली बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अब पर आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड के ऊपर। चलिए शुरुआत देते हैं इसको। यस सर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड के ऊपर। तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना बेटा, वो होती है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आपके दिमाग में दो चीजें डन करना बहुत जरूरी है कि पहली बात तो m जो है ना, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड। m जो है ना, दिस इज द मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। m क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, मास ऑफ द लिक्विड हो जाएगा। एंड वहीं पे अपने पास जो v है ना, ये अपने पास v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा दरअसल वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। v अपने पास में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ लिक्विड हो जाएगा। v हो जाएगा अपने पास में क्या सर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है। तो ये अपने पास थी काइनेटिक एनर्जी। अब जरा गौर करते हुए चलना, अब अपन निकाल देते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल देते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल डन फॉर यू। अब अपन निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ठीक है, अब अपन निकालने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, उसके बाद निकाल देंगे पर यूनिट वॉल्यूम। तो भाई अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास अगर निकालना है ना, तो मास से मास कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 बचेगा। ठीक है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। अब एक काम करते हैं, इसी के साथ लगे हाथ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल दिया जाए तो मजा आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी निकाल दिया जाए। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे, बहुत ही शानदार जानदार चीज तुमको बता रहा हूं मैं। देखिए, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर तो था ही, तो आप समझे ऊपर वाली वेलोसिटी है। ठीक है, और आप इसमें निकालना चाह रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, हाफ, उसके बाद फिर अपने पास में क्या हो जाएगा, मास अपॉन नीचे क्या हो जाएगा अपने पास में वॉल्यूम, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो जो यहाँ पे मास अपॉन वॉल्यूम है, दिस इज डेंसिटी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो बचेगा ना, वो बचेगा हाफ इनटू डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा भी सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। तो मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। काइनेटिक एनर्जी पूरा क्लियर है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास पूरा क्लियर है, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी बाकायदा पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ेंगे, निपटाया जाए इसको। तो ये वाला दिस इज ऑल डन फॉर यू। अब अपन आते हैं बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम में क्या 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 कहा गया है, इसको तो मैं पूरा बकायदा डायग्राम बना करके प्रूव करूंगा। हालांकि अभी क्या लिखा हुआ है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है सर, यहाँ पे पर यूनिट मास की बात करी गई है। रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। ठीक है, इसका मतलब ये है
समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये होता है इसका बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट। अब ये फॉर्मूला डेवलप कैसे हुआ वो सब चीजें मैं बाकायदा डिराइव करके बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले ये बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी किताब लेके अगर बैठे हो तो भाई सबसे पहले इसको नोट कर लो, 2 बार पढ़ लो, दिमाग में छप जाएगा। छपा हुआ सवाल वैसे भी है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट कर लो या फिर नोट कर लो, जल्दी करो। चलें फिर कहानी में आगे बढ़ जाएं। यस सर, ठीक है। तो अब क्या जो लिखा हुआ है इसके अंदर वो कहता है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल एनर्जी, मतलब प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का जो समेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है एट एवरी क्रॉस सेक्शन। तो अब जरा अपन इसी कहानी को ना पूरा शुरुआत देने वाले हैं। रेडी हो भाई? यस सर, पूरा बाकायदा रेडी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेते हैं अपन ये वाला क्रॉस सेक्शन और यहां पर ले लेते हैं एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब इसकी जो पाइप की जो अपन हाइट लेते हैं ना फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, वो भाई अलग अलग हाइट होगी फिर ऑब्वियसली। ध्यान देना, ये लिया है हमने रेफरेंस ग्राउंड लेवल, ये ले लिया है हमने रेफरेंस एज ग्राउंड लेवल, ये ले लिया था हमने रेफरेंस एज द ग्राउंड लेवल। अब यहां से क्या होगा ना भाई कि अब लिक्विड तो यहां से फ्लो कर ही रहा है ऑब्वियसली, तो लिक्विड जब ऐसे फ्लो कर रहा है तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे क्या होता है कि अलग अलग एरिया होता है, तो वेलोसिटीज भी जो होती हैं लिक्विड की वो फिर सेम नहीं रहती, अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लिक्विड यहाँ से एंटर कर रहा होगा ना तो लिक्विड के जो एंटर करने की वेलोसिटी है वो हो जाएगी v1, लिक्विड के एंटर करने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सर, v1 के बराबर हो जाएगी, और लिक्विड के एग्जिट करने की जो वेलोसिटी हो जाएगी सर वो v2 हो जाएगी। यस सर, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जो हाइट अपन लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है, तो ज़रा गौर फरमाएं आप इसके ऊपर। तो हाइट जो हम यहाँ से यहाँ तक की लेके चलेंगे ना, इसके सेंटर तक की, ये वाली हाइट अपन ले लेते हैं, चलो कितना 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 h1 ले लेते हैं। ठीक है, और जो हाइट हम यहाँ से मेजर करना स्टार्ट कर देंगे, इसको यहाँ से इस वाली हाइट को अपन ले लेते हैं सर कितना 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 h2 ले लेते हैं इसको। ठीक है, चलेगा? यस सर, बिल्कुल चलेगा, बकायदा चलेगा। हाइट h1 हो चुके हैं और हाइट कितनी हो चुकी है, h2 हो चुकी है। तो अब जो यहाँ पर देखो वेलोसिटी अपने पास v1 के बराबर है। अब क्या होता है कि जितना प्रेशर यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जितना प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा उस प्रेशर को तो अपन P1 कहेंगे। ये तो प्रेशर एनर्जी के अपन ने अप्लाई करी होगी यहाँ पे, ताकि लिक्विड जो है वो आगे की तरफ मूव करे। एरो में बना दूं इसके ऊपर क्या, हालांकि एरो की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी क्या बना देता हूँ कि भाई लिक्विड जो है ना वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। तो वैसे ही जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट इस वाले साइड पर होगी वो प्रेशर अपन क्या ले लेंगे, P2 ले लेंगे। जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट इस वाले साइड पे होगी उसको अपन ले लेंगे P2। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है सब, पूरा क्लियर है। अब जितना भी वर्क हो रहा है ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी, मेरी बात पे जरा गौर करना अच्छे से। ठीक है, जितना वर्क हो रहा है इस लिक्विड के ऊपर ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी, वो वर्क डन जो है ना, दिस इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जीज। ठीक है, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द एनर्जीज। क्या आप मेरी इस वाली बात को समझ पा रहे हैं? क्या पक्का आपको समझ में आ रहा है? देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से क्या होता है कि सिस्टम पे आप जो भी वर्क करते हो ना, दैट इज इक्वल टू चेंज इन द एनर्जीज। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सेम चीज का हवाला देते हुए कह देंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से होता यह है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम होता यह है कि वर्क डन ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अपन इसको लिख देते हैं कि वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड, वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकेंड बाय प्रेशर एनर्जी, work done on the liquid per second by the pressure energy is equals to change in the kinetic energy and change in the potential energy is equals to change in the kinetic energy plus is equals to change in the potential energy। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है, ऐसा ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। ठीक है, अब जरा गौर देते हुए चलना क्या होने वाला है यहाँ पे। तो यार प्रेशर एनर्जी की अगर आप बात करेंगे ना, तो बेसिकली क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला पैक्स आ चुका था, बोलो हाँ कि ना। यस सर, हम लोग जानते हैं कि प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला था ना,
प्रेशर एनर्जी का जो फॉर्मूला था ना वो अपने पास पैक्स आ चुका था, बोलो हाँ कि ना। आ रही है ये वाली बात समझ में? यस सर, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू एक्स तो आ ही चुका था। अगर मैं निकालता हूं यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये फिर इसको मैं डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, ए इंटू एक्स से, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बचेगा। लेकिन मुझे अभी काम किसका है, प्रेशर एनर्जी का है, तो ये पूरा पैक्स का मुझे काम पड़ने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सर यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है। अब देख क्या होता है, जो पी इंटू ए इंटू एक्स था ना, उसमें एक्स तो वॉल्यूम था, तो मैं इसको प्रेशर इंटू वॉल्यूम तो कह ही सकता हूँ ना। तो व्हाट इज द प्रेशर P1, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो यार वॉल्यूम जितना एंटर कर रहा है पर सेकंड उतना ही लीव कर रहा है पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे P1 इंटू वी हो जाएगा, माइनस क्या करना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ तो आपने वर्क इज डन ऑन द लिक्विड, ठीक है, बाय द लिक्विड प्रेशर, और ये माइनस क्या करना पड़ेगा इसमें से, यहाँ का प्रेशर P2V। दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकंड, दिस इज द टोटल वर्क डन ऑन द लिक्विड पर सेकंड। ठीक है, इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या होने वाला है सर, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे निकाला जाएगा भाई साहब, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, माइनस अपन क्या कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ इंटू मास इंटू V1 का स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ चुका है सर, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद फिर अपने पास क्या आएगा, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां पे कम है पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर ज्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस का mgH2, और इंक्रीज ही तो हो रही है पोटेंशियल एनर्जी जो है सर, वो इंक्रीज ही तो हो रही है ना। तो पहले अपने पास कितना था, पहले अपने पास mgH1 था, बाद में कितना हो गया mgH2 हो गया, तो वो इंक्रीज ही तो हो रही है एनर्जी। तो यहाँ पे अपने पास देख क्या होता है, सारे के सारे 1y टर्म्स एक तरफ लेकर के आ जाए। ठीक है, 1y टर्म्स का मतलब ये कि P1V को यहाँ पे रख ले, उसके बाद हाफ m V1 के स्क्वायर को यहाँ पे रख ले, और यहाँ पे mgH1 को रख ले, उसके बाद फिर यहाँ पे बाकी सारे 2y टर्म्स को यहाँ भेज देना, P2V को रख लेना, उसके बाद हाफ इंटू मास इंटू V2 के स्क्वायर को रख लेना, और उसके बाद यहाँ पे mg इंटू H2 को रख लेना। ठीक है, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया क्या? अगर आपके दिमाग में यहाँ तक का फंडा शानदार तरह से क्लियर हो गया तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लेना प्लीज। आ गई ये वाली बात समझ, यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको डिवाइड कर देते हैं मास से, ताकि सारी एनर्जीज जो है वो हमें मिल जाए पर यूनिट मास के साथ साथ। ठीक है, तो चले भाई रेडी करते हैं पूरा कार्यक्रम, लिख दो डिवाइडिंग बाई मास। ठीक है, या डिवाइड मास ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, डिवाइड मास ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइड मास ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसे अपन डिवाइड कर देंगे ना मास के साथ ऑन बोथ द साइड्स, तो अपने पास में बेसिकली क्या बचने वाला है, तो प्रेशर एनर्जी P1V बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो अभी था उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा mg इंटू H1 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 इंटू V हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और mg इंटू H2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा फंडा क्लियर है। तो अपन एक काम करें, इसको अपन डिवाइड कर देते हैं मास से। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास आफ्टर डिवाइडिंग क्या बचेगा, P1V अपॉन मास, यहाँ पे अपने पास क्या बच जाएगा, हाफ m V1 का स्क्वायर अपॉन मास, उसके बाद यहाँ पे क्या बच जाएगा mgH1 अपॉन मास इज इक्वल्स टू यहाँ पे P2V अपॉन मास, उसके बाद हाफ m V2 का स्क्वायर अपॉन मास, और यहाँ पे mgH2 अपॉन मास, mgH2 अपॉन यहाँ पे मास। ठीक है, मास से मास निपट गया, जैसे मास से मास निपटेगा उसके बाद क्या बचेगा जरा गौर करना, मास से मास निपट गया, मास से मास निपट गया, मास से मास निपट गया, मास से मास निपट गया। ठीक है, यार डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी अगर मास अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बाई मास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डेंसिटी। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, सवाल में मतलब इस पूरे डेरिवेशन में जो सपोर्टिंग थ्योरी है वहां पे लिखा गया था कि यहाँ पे ना इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, यहाँ पर जो लिक्विड है ना दैट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जिसका मतलब ये होता है कि डेंसिटी सेम रहेगी और नॉन विस्कस रहेगा। ठीक है, मतलब विस्कोसिटी ना के बराबर अपन मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 बाई रो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे V1 का स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा G इंटू H1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा P2 बाई रो हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, G इंटू H2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, G इंटू H2 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का फंडा पूरा क्लियर है आप लोग के दिमाग में? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। मैं बताऊँ एक चीज, इसको अपन नहीं मानते इक्वेशन, इससे अपन पहले एक और काम कर लेते हैं। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, kinetic energy per unit mass or potential energy per unit mass at the entry section is exactly equal to the pressure energy per unit mass, kinetic energy per unit mass and potential energy per unit mass at the exit section। इसका मतलब सीधे से मतलब ये हो गया कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एक काम करो, इसको भी मान ही लेते हैं इक्वेशन, और एक और नीचे अपन लिख देते हैं कि देयरफॉर, इसको तो मान लो इक्वेशन, और फिर नीचे अपन लिख देते हैं कि देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास जब हुआ था तो ये अपने पास बचा, फिर वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2 कर लेना, और उसके बाद G इंटू H कर देना। तो दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, क्या आप लोग के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बैठ गई है? क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली बात शानदार तरह से बैठ गई है? नहीं बैठी तो मुझे बताते हुए चलना। ठीक है, अगर बैठ गई है तो बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना। स्क्रीनशॉट ना दरअसल आप ऐसे लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट की जो पूरी कहानी है वो दरअसल आप यहां से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो तो अपने पास में थी कंक्लूसिव स्लाइड्स। ठीक है, हो गया ये वाला मसला पूरा क्लियर हो गया? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर हो गया। और ये लो इसकी आखिरी स्लाइड का स्क्रीनशॉट। ठीक है, डेरिवेशन इज ऑल डन फॉर यू। तो इसका मतलब ये होता है कि समेशन ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, kinetic energy per unit mass and potential energy per unit mass always remains constant, always remains constant। और यहां पर भी जो चीजें लिख करके रखी हुई थी इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, जस्ट बेसिक थ्योरी टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट्स, टू सपोर्ट योर डेरिवेशन। ठीक है, हो गया। इसी के साथ खत्म होता हुआ बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ही है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहती है, हम लोग बकायदा चेक करते हुए चलते हैं कि क्या कमेंट आ रहा है, क्या फीडबैक आ रहा है, बिकॉज आप ही के कमेंट्स, आप ही के फीडबैक्स पे काम करते करते होता ही है कि वीडियोस की जो क्वालिटी है वो इस टॉप नॉच लेवल तक पहुंच पाती है और फिर आप तक डिलीवर हम कर पाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।